आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। शुरू हो चुका है प्राइम डिबेट। आप दर्शकों का आपके पसंदीदा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन खास है क्योंकि दिन भर पांचवें चरण के मतदान को लेकर गहमा गहमी साफ तौर पर देखने को मिला। जाहिर सी बात है, देश के 49 लोकसभा सीटों पर आज मतदान संपन्न हो चुका है। पांचवें चरण में 695 प्रत्याशियों की सियासी किस्मत ईवीएम में मतदाताओं ने आज कैद कर दी है। आज उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, उड़ीसा की 3 लोकसभा सीटों, झारखंड की 3, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के 1-2 गांवों में मतदान बहिष्कार की खबर के अलावा देश भर में करीब मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। दोस्तों, अब कहा जा सकता है कि 543 सीटों वाले लोकसभा की 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और शेष सीटों पर अगले 2 चरणों में मतदान संपन्न हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो जिन 49 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ उसमें 2019 में ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहीं। भारतीय जनता पार्टी 2019 में सर्वाधिक 32 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस को केवल 1 सीट रायबरेली की हासिल हुई थी। दोस्तों, आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सरीखे नेताओं की साख दांव पर है। जहां तक बात की जाए अभी तक हुए मतदान की, तो ये कहा जा सकता है कि औसतन मतदान उत्तर प्रदेश में 60% के आसपास रह सकता है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से जारी अंतिम डाटा के बाद ही असली तस्वीर सामने आएगी। जहां तक देश की बात की जाए तो औसतन मतदान भी करीब 60% के आसपास ही रहने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया है, रिकॉर्ड 73% मतदान की खबर है। दोस्तों, चुनाव में दोनों बड़ी ताकतें, चाहे इंडिया गठबंधन की बात की जाए या फिर एनडीए की, मुकाबला काफ़ी टक्कर वाला नज़र आ रहा है। कहीं राम मंदिर तो कहीं बेरोजगारी और महंगाई आज के मतदान का मुद्दा रहा। चलिए, आज हुए मतदान पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल जुड़ेगा जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस सियासी दल का मुद्दा हिट हुआ और किसका फ्लॉप। लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं सियासी दलों की क्या है दावेदारी। तो उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ विकास हुआ है। 25 करोड़ जनता सुरक्षित है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। देखो, आज यूपी में 14 सीटों पे चुनाव हो रहा है। मुझे मालूम है 14 की 14 हमारे पास आनी, तो मैं हरियाणा में प्रचार करने के लिए आया हूं। क्योंकि जनता जब साथ में खड़ी है, जनता का आशीर्वाद साथ में है, तो काहे की चिंता करनी है। प्रभु की कृपा है ही, मोदी जी का नाम है और बाकी जमीन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, परिणाम जनता जनार्दन दे रही है। 5वें चरण के चुनाव तक भाजपा और एनडीए 300 पार हो चुका है और 7वें चरण तक 400 पार का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लेंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा। आज के मतदान जहां हो रहे हैं 14 सीटों पर, 14 की 14 में से 13 हम पिछली बार भी जीते थे। रायबरेली पिछली बार हार गए थे, इस बार रायबरेली में कमल खिला रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी को बहुत सम्मान के साथ हरा रहे हैं। में आया है कि विरोधी लोगों के जो हमारे दूसरे लोग हैं, जो सरकार में लोग हैं, उनके टेंटों में और पंडाल में कोई आ ही नहीं रहा है। ये जो पुलिस गायब हो गई है यहां से, ये सब भाषण सुनने गई है बीजेपी की। उनकी वर्दी उतरवा करके
सादा कपड़े पहना के उनकी सभाओं में बैठा दिया जाता है। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं। जैसे कहते हैं ना, गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। बौखलाए हुए अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा होगी और दिल्ली वालों, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। दिल्ली वालों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। तो सुना आपने किस तरह से सियासी दलों की दावेदारी है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल की। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस दावों पर क्या जनता अपना मैंडेट देती है, क्या जनादेश देती है, ये तो यूवीए में कैद हो चुका है और 4 जून को ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी दावेदारी में कितना दम है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हम चाहेंगे कि उनके साथ 1 घंटे तक चर्चा करें कि आखिर किसका दावा हिट और किसका दावा फ्लॉप है। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे स्टूडियो में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है आजम खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवक्ता बीजेपी शिव सिंह भारती भी हमारे साथ हैं, जो इस चर्चा में हमारा हिस्सा बनेंगे, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आशीष जी हमारे साथ रहेंगे। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आमिर साबरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप संभवतः इनका नाम वो चेंज कर दिया जाए, आप आरएलडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबरी साहब। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आशीष जी, जो कि 5वें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। आशीष जी आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है। 5वें चरण का मतदान हो चुका है, यानी कहा जा सकता है कि देश में कुल 428 सीटों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। आपको क्या लगता है, आपका क्या विश्लेषण है कि किस सियासी दल का मुद्दा हिट हुआ और किसका फ्लॉप? मैं अगर ईमानदारी से बात करूं तो इस बार जनता बहुत स्मार्ट कर रही है। पिछले 2 चुनाव में जनता का मूड हम लोगों को खुला खुला सा दिख रहा था कि 2014 में वो जो करप्शन के नाम पर एक मूवमेंट चला था कांग्रेस के खिलाफ, लोग उसके लिए वोट कर रहे थे। जब हम लोग रैलियों में भी चलते थे तो वहां पर लोग सीधे सीधे खुल करके बोल देते थे कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। 2019 में वह वोट जो पड़ा वो इस फेवर में पड़ा कि जो एक पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था, लोग खुल करके बोल दे रहे थे कि बीजेपी को ही वोट देना है। लेकिन अगर 2024 में मैंने करीबन 6 राज्य और 60 जिले कवर किए हैं और तमाम लोगों से मैंने बात किया, अगर आप उनको ये बता दीजिए कि आप उनकी राय जानना चाहते हैं तो वो आपको गोल गोल घुमा देते हैं। जितने भी पत्रकार या विश्लेषक होंगे वो सब ये बात बताएंगे, लेकिन आप चुपचाप बैठ करके किसी चाय की दुकान पर या किसी जो है और जगहों पर आप बैठ करके सुनिए और लोग बोल रहे हैं तो लोगों की जो राय है वो आपको कहीं पर भी बिल्कुल एक जैसी नहीं दिखाई देगी। अगर सिर्फ जो है हम जातिगत वर्गों के आधार पर भी बात करें तो जातिगत वर्गों पर भी जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं कि जब मैं अलीगढ़ में था तो दलित वर्ग के बीच में जब मैं गया, उनकी बस्तियों में गया, तो वहां पर एक अलग धुन सुनाई दे रही थी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अलग सुनाई दे रही थी। लखनऊ में ही अगर हम बात कर लें तो 2 सीटें हैं इस लखनऊ जिले में और दोनों पर सिर्फ दलित वर्ग नहीं, सबकी अलग अलग राय है। तो दोनों ही पार्टियों के मुद्दे इस बार रन कर रहे हैं, लेकिन जनता बड़ी सावधानी के साथ इनके बीच में चयन कर रही है और ये बड़ी खुशी की बात है। और एक बात मैं आपको और भी बताऊं जी,
कि जनता कई बार जब उनको ये पता चलता था कि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, मेरा काफी लंबा अनुभव रहा है, तो लोग एक सवाल मुझसे अक्सर करके पूछते हैं कि ये बताइए कि जब वोट की गिनती होगी तो चंडीगढ़ में मेयर वाला खेल यहाँ पर भी तो नहीं होगा ना जी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बस यही कहते हैं कि बस आप लोग सावधान रहिए, चौकन्ने रहिए, देखते रहिए। जी जी वाकई आशीष जी, मैं भी मतदान करने गया था क्योंकि मताधिकार है और सबसे बड़ा अधिकार है, तो मैं स्वयं भी लोगों से अपील करता हूं, तो मुझे भी जाना ही था। मैं मतदान केंद्र पर गया, देखा कि जिस तरह से बीएलओ की उदासीनता देखने को मिली। कई लोग ऐसे थे जो ऑनलाइन अपना जब चेक कर रहे थे वोटर आईडी, तो उसमें उनका नाम नहीं था, लेकिन जब वो मौके पर गए तो वहाँ पर नाम था। और कई जगह पर तो मैंने देखा कि जो एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट, वो मतदान केंद्र के अंदर बैठे हुए थे। साहब, मैंने आक्षेप भी किया कि इनको किसने अधिकार दे दिया कि अंदर बैठ सकें। पायनियर जो सेंटर था जानकीपुरम में, मैं वहीं का मतदाता हूं, तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह की अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। लोग परेशान होकर के वहां से चले जा रहे थे, उनको लग रहा था कि उनका मतदाता सूची में नाम ही नहीं है, जबकि एक्चुअल में मैंने खोजा तो मेरी पत्नी का भी नाम उस मतदाता सूची में था जो ऑनलाइन दिख नहीं रहा था। तो इस तरह की भी दिक्कतें तो आई ना। एक और चीज जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, हम सभी लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि अभी 2 चरण के चुनाव और हैं, कि बिना किसी पूर्व जानकारी के निर्वाचन आयोग ने सभी बूथों पर कैमरा और तमाम चीजों के लिए मनाही कर दी, और इससे पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई और वहां पर कोई व्यवस्था भी नहीं दी गई कि आप अपना फोन यहाँ पर सबमिट कर दीजिए और आप वापस आते समय ले लीजिए। कई लोगों को वो अंदर तक ले जाने भी दे रहे थे। मैंने देखा कि लोग जो है अंदर फोटो भी खींच रहे हैं, और कुछ लोगों को वो साफ साफ मना कर दे रहे थे कि नहीं, आप कैमरा अंदर या मोबाइल आप अंदर नहीं ले जा सकते, और आप जाइए, इसको घर रख करके आइए, तब आप वोट दीजिएगा। तो मुझे नहीं समझ में आया कि क्या इसके बीच में भी कुछ खेल की संभावना बनती है या नहीं। निश्चित तौर पे ये भी मैं भी जानने की कोशिश करूंगा, और अगले मतदान के समय मैं चौकन्ना जरूर रहूंगा। चलिए, आजम खान साहब, भाई दावेदारी तो आपने सुन ही ली अखिलेश जी की, क्या वाकई ऐसा होने वाला है कि आप एनडीए को टक्कर दे पा रहे हैं? संजय जी, एनडीए को टक्कर ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि 5 चरणों के चुनाव में एनडीए का सफाया हो चुका है। ये बात हम लोग वैसे ही नहीं कह रहे हैं। जहां से हम लोगों को रिपोर्ट्स मिल रही है, अपने कार्यकर्ताओं से जो ग्राउंड्स रिपोर्ट मिल रही है, जो मीडिया की रिपोर्ट मिल रही है, और यहाँ तक कि सट्टा बाजार भी आज इंडिया के पक्ष में वो अपने फेवर में बात कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय, खासतौर से इन 14 सीटों की जब बात करते हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए की अवधारणा दी थी, ये इलाका पीडीए बाहुल है, यानी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक गरीब बाहुल है। इस इलाके में हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी, 14 सीटों में से अगर हम लोग 10-12 सीटें तो कम से कम जीत जाएंगे। 1-2 सीटों पे टफ फाइट है, जैसे ये हम लखनऊ मान ले कि टफ फाइट है, कैसरगंज टफ फाइट है, अयोध्या टफ फाइट है। बाकी बहुत सारी सीटें तो हम आज के डेट में, चाहे वो अमेठी हो, रायबरेली हो, फतेहपुर है, मोहनलालगंज है, बाराबंकी है, गोंडा है, ये सब हम लोग ऑलरेडी जीत रहे हैं और लंबी बढ़त में है। तो ये हम लोगों के लिए चुनाव बहुत ही सुखद जा रहा है। और जो हम लोगों ने नारा दिया था खासतौर से लोकतंत्र बचाओ, आरक्षण बचाओ का, वो हमारा जनता के बीच में जा रहा है। चलिए, मैंने ये फार्मूला आपका हिट होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप जी, हाँ, जनता भरोसा कर रही है उस पर। ठीक है, पहले चरण में शामिल कर ले सबको। प्रदीप जी, भाई जिन 14 सीटों की बात हम कर रहे हैं, या 49 सीटों की बात अगर देश भर की जाए, तो 2019 में 32 लोकसभा सीटों पर बीजेपी काबिज थी, और 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो एकमात्र रायबरेली आपके खाते में थी। क्या इस बार आप लोगों का जो नारा है या जो आप लोगों ने मुद्दे उठाए हैं वो हिट होने जा रहा है क्या? जो दावेदारी की जा रही है राहुल गांधी की ओर से, उसमें कितनी हकीकत है कि 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? संजय जी, देखिए, जब हम भी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल जी कहते हैं कि देश, वो लोग जो सामने खड़े हैं वो संविधान बदलने की बात करते हैं। ये बात लोगों के जहन में आ गई है, और लोग और संविधान बदलना क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि इस देश से रिजर्वेशन वो समाप्त कर देना चाहते हैं। ये बात इस देश के अंतिम साथी तक पहुंच गई है, और अंतिम साथी जान रहा है
कि ये ऐसे ही ये आएंगे, तमाम परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। आज बेरोजगार नौजवान रोजगार पर वोट कर रहा है, महिला सुरक्षा पे वोट करे, किसान अपनी आय दुगनी करने के जो वायदा उन्होंने नहीं निभाया उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये हवाई बातें नहीं है। हम लोग जमीनी लगातार आपके चैनल पर बैठे हैं, इससे पहले कल ही हम लोग लाइवली अमेठी में थे, उससे 3 दिन तक थे हम लोग बाराबंकी में थे, मोहनलालगंज में, आज भी मोहनलालगंज और लखनऊ लोकसभा में लगातार सघन दौरे के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे थे। जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, साफ निकल के आ रही हैं कि इन 14 में से कम 10 से 11 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी अपनी 4 सीटें लगातार जीतने जा रही है। इसके पीछे कारण है, साफ और स्पष्ट कारण है कि हम लोग लगातार देख रहे हैं। हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, जहां टफ फाइट मान रहे हैं, वहां पर कैंट विधानसभा में टेक्निकल पोलिंग, महानगर पोलिंग और न्यू पब्लिक पोलिंग भारतीय जनता पार्टी के बस्ते नहीं लगे थे, जबकि वर्कर है उनके पास सब कुछ है, वहां पे बस्ते नहीं लगे। तो ये बहुत बड़ा कहीं उदासीनता का कारण है, बहुत निश्चित तौर पे बीजेपी कैडर के अंदर निराशा है। ये कारण क्या है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं उदासीनता और निराशा दिखाई पड़ रही है और स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। और हमारे साथियों के बीच में उत्साह है, लगातार हर जगह लोग निकल रहे हैं और हर बूथों में बड़ी संख्या में तमाम साथी जो राजनीतिक लोग भी थे वो भी बूथों पे बैठे हुए थे। चलिए, मैंने आपकी भी दावेदारी है कि आपका भी फार्मूला हिट है। आमिर साबरी साहब, राष्ट्रीय लोकदल एनडीए की पार्ट है, जाहिर सी बात है आप लोग भी पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं। आपको क्या परिणाम की उम्मीद है जो आपने आजम खान और प्रवक्ता कांग्रेस को सुना है? धन्यवाद संजय भाई। देखिए, दावे और वादे ये राजनीतिक पार्टियों का मूल मंत्र है। जहां तक गठबंधन की बात है तो 2019 का गठबंधन आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का, कि बहुत बड़े 2 दल एक हो गए थे जिनका बहुत बड़ा वोट बैंक था। एक बहुजन समाज पार्टी, दूसरे समाजवादी पार्टी। और आप भी ना? समाजवादी पार्टी, और हम तो मतलब उसमें शायद 2019 में नहीं थे साथ में। अच्छा, अकेले लड़े थे। लेकिन बहरहाल 2 दल बहुत बड़े साथ थे, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। लेकिन रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी की आई, 5 सीटें समाजवादी पार्टी की आई और 1 सीट कांग्रेस पार्टी की आई। कारण ये था कि जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ और समझौता दोनों का हुआ, तो पहले दिन से यादवों ने ये मैसेज दे दिया कि बसपा प्रत्याशियों को वोट नहीं देना है। ये मैसेज इतनी चर्चा में आया कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोगों को ये आभास हो गया कि ये हमें वोट नहीं मिलेगा, तो दलित वोट भी फिर सपा के प्रत्याशियों को नहीं मिला। तो और बचा तीसरा वोट, बड़ा वोट मुस्लिम एक तरफा ईमानदारी से दोनों पार्टी को मिल गया। यहाँ तक के मुसलमानों ने कांग्रेस को भी नकार दिया था, जबकि मुसलमानों का बेस वोट कांग्रेस का बेस वोट मुस्लिम होता है, लेकिन मुसलमानों ने नकार दिया कि ये बड़ा गठबंधन आ गया है और ये अच्छा करेगा। और ये तमाम बड़े पत्रकारों की भी जो एनालिसिस थी, समीक्षा थी, तो ये था 50 से 55 सीटें ये गठबंधन ली जाएगा। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि ये जो मैं बता चुका हूं कि यादव वोट बसपा को नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि दलित वोट भी सपा को नहीं जाएगा। और ना गया तो सिर्फ मुस्लिम, तो उसमें 5 और 10 का बंटवारा होकर रह गया। तो जब इतने बड़े गठबंधन में जब ये स्थिति रही, तो ये गठबंधन जो हुआ है, ये डर और खौफ में गठबंधन हुआ है। आप समझ लीजिए, अगर 48 सीटें मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ना लड़ाई होती तो कांग्रेस कभी समझौता नहीं करती, क्योंकि समझौता 2017 में कर चुके थे ये, और 17 का रिजल्ट भी सामने है। 28 सीटें होने के बाद कांग्रेस की 7 सीटें रह गई, 21 सीटें खत्म हो गई। क्यों? कि सपा के जो गुनाह थे 5 साल सरकार के, वो सब कांग्रेस ने ओढ़ लिए, तो कांग्रेस भी खत्म हो गई और सपा को तो खत्म होना ही होना था। और उस टाइम भी अगर कांग्रेस का समझौता सपा से ना होता संजय जी, तो समाजवादी पार्टी की मात्र 27 सीटें आती, 47 नहीं आती। 47 सीटें सिर्फ इसलिए आ गई थी कि कांग्रेस से समझौता हो गया था। और इस बार भी देखिए, जो समाजवादी पार्टी चर्चा में है तो सिर्फ कांग्रेस के समझौते के तहत चर्चा में है, वरना इस बार भी सपा का कोई नाम नहीं लेता, ये समझ लीजिए। और गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। आज 14 सीटों पर चुनाव हुआ, उनमें 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 1 सीट कांग्रेस के पास है। आप क्या समझ रहे हैं? क्या कुछ बहुत बड़ा गेम होने आ रहा है या बहुत बड़ा कोई गुल खिल जाएगा? एज इट इज रहेगा मामला, कोई आगे पीछे बट नहीं होने जा रहा है संजय जी, ये आप समझ लीजिए। और प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार आने जा रही है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है। शिव सिंह जी, जिन 49 सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ है, 2014 की बात की जाए तो 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी, जो 2019 में बढ़ करके 32 पहुंच गई। इस बार क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं? क्योंकि विरोधी दलों का तो आपने दावा सुन लिया, आप क्या दावा कर रहे हैं?
मैं दावा क्या करूंगा, अभी कांग्रेस प्रवक्ता जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने तो संगठन के स्ट्रक्चर पे ही सवाल खड़े कर दिए, जबकि आप देखते होंगे संजय जी कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है, मैं बार बार कहता हूं तो अनवरत वह समाज के बीच में रहता है, और ये कह रहे हैं कि बस्ते तक पे नहीं कोई रहा, बस्ते तक नहीं लगे। ये कह कौन रहे हैं? जिनका खुद कहीं जिले स्तर पर कोई कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता ढूंढे से नहीं मिलता है, और वो भी महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। तो उनके सहयोगी दल है आम आदमी पार्टी के। अभी दिल्ली में कितनी बड़ी घटना हो गई, वो एक अलग डिबेट में जाएंगे तो अलग चला जाएगा। अभी इन्होंने नारी सुरक्षा के नाम पर किस तरह से यू टर्न ले लिया, और जिसके साथ घटना हुई, जो विक्टिम था उसी को विक्टिमाइज कर दिया। आप समझिए, जो पीड़ित था उसको ही कह दिया कि नहीं वो झूठ बोल रही। जब ये अपने पर आते हैं, आप देखिए केजरीवाल जी माइक खिसका दे रहे हैं जब पत्रकार जी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी बात क्या है, ये जितने भी दावे करते हैं, एक इन्होंने लाइन रट ली है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। लेकिन आप भी ग्राउंड लेवल पर जब जाते होंगे तो कहीं भी कोई इस बात की चर्चा कर रहा है क्या? आज बुंदेलखंड में चुनाव है, और उस बुंदेलखंड में आप देखिए कि 70 सालों तक पीने का पानी नहीं उपलब्ध करा पाई सरकारें। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, लेकिन घरों में पानी नहीं पहुंचा पाई। 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से लोग पानी भर के लाते थे, और रास्ते में आधा छलक जाता था, आधा पहुंचता था। इतनी पानी की त्रासदी थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने हर घर नल योजना के अंतर्गत घर घर में पानी पहुंचाने का काम किया, प्रत्येक घर में बिजली देने का काम किया। आज जितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो नीचे तक जा सकती थी, वह नीचे तक गई है। आप भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करते हैं, आप सोचते हैं झूठ का पुलिंदा आप बताएंगे और लोग आपके पास चले आएंगे। ये 5 साल भ्रम की राजनीति करते थे, 5 साल दूसरा दल आ जाता, वह भ्रम की राजनीति करता था, आपस में दोनों का खेल चलता था, वह खेल बंद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों ने इनकी सारी चीजों को डब्बा बंद कर दिया है। एक एक उत्तर प्रदेश का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप देखिए, यही राशन की भी आलोचना करते थे कि ये राशन क्यों देते हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम राशन बढ़ा देंगे। अरे क्यों बढ़ा देंगे जब आप आलोचना करते थे तो? मैं कहता हूं मूलभूत आवश्यकता है, नाली, सड़क, खड़ंजे, पानी, बिजली, इनकी लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, और प्रत्येक व्यक्ति को इससे लाभान्वित किया है। आप निश्चित रूप से मानिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 14 सीटें हैं। आप राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ के रायबरेली आए हैं, ये तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए कि वो रायबरेली क्यों आए। और रायबरेली आए हैं तो सोनिया गांधी जी जब चुनाव लड़ी थी तो 1.5 लाख का अंतर रह गया था, 3.5 लाख का अंतर रहता, 1.5 लाख के अंतर पे आ गए थे। उनसे पूछिए कि कांग्रेस अपनी साख रायबरेली के अंदर बचा पाएगी? चलिए, ये तो सवाल पूछ लेंगे। आज केजरीवाल ने एक नया नारा दिया है, आपने भी सुना हुआ, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। केजरीवाल जी आज नारा देते हुए नजर आए 5वें चरण के मतदान के बाद। जी शिव जी, अरे केजरीवाल जी अच्छे दिन आने वाले हैं, कौन जाने वाला है? पहले वो अपनी एक चिंता करें। तो 1 तारीख को खुद जाने वाले हैं, वो पहले अपनी चिंता कर ले। हाँ, सही बात है। उनके लिए तो आप लोगों ने जेल बुक कर ही रखा है। आजम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था, अभी भाजपा प्रवक्ता जल जीवन मिशन की कह रहे थे। जल जीवन मिशन से बड़ा भ्रष्टाचार कहीं हुआ ही नहीं है। मतलब गाँव में नल तो पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन टंकियां बनी ही नहीं हैं, और ये कहते हैं घर घर हमने जल पहुंचा दिया। आप चाहें तो फील्ड में बहुत सारे गाँवों का वो कर सकते हैं, दौरा कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब इसमें झूठ कुछ भी नहीं है। खाली ये कागजों पे इनके नल लग गए, कागजों पे टंकियां अलाट हो गई, लेकिन बन के जल पहुंचा नहीं है। ऊपर से सड़कें खोद दी गई हैं, जो कि किसी तरह से किसी भी प्रयास से बनी थी, वो भी खोद के उसे गड्ढा कर दिया गया है। दूसरी बात, जब ये कह रहे हैं आरक्षण या संविधान हम लोग क्यों कहते हैं, आपको मालूम होगा संघ और हिंदू महासभा में जब भारत का संविधान लागू होता है तो उस दिन इन्होंने काला दिवस मनाया था।
और 52 सालों तक इन्होंने तिरंगा भारत का अपने हेडक्वार्टर पे नहीं फहराया। दूसरी बात, 2015 में मोहन भागवत खुद कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और इनके वैद्य जी MG वैद्य कहते हैं 2017 में ये समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। लेकिन अभी आजम साहब लेटेस्ट जो मोहन भागवत का बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जरूरतमंदों को आरक्षण का संघ कतई विरोध नहीं। हुआ क्या ना, यू टर्न क्यों ले रहे हैं? जब दो चरणों तक इन लोगों ने इस पे बात नहीं करी। 2 चरणों में जब ये लगा कि ये मुद्दा जमीन तक अब जा रहा है, दलित OBC इस पे अग्रेसिव हो रहा है, तब माननीय प्रधानमंत्री और इनके तमाम लोगों ने इस पे यू टर्न लिया। लेकिन तब तक दलित और OBC आदिवासी ये समझ चुका था कि ये आरक्षण हमारा खा जाएंगे। मैं बस एक छोटा सा डाटा देना चाहूंगा। DOPT का आंकड़ा है कि 2014 में 39,58,000 पद थे SC ST OBC के, जो घटकर 18,92,000 रह गए। यानी 35% की ST OBC की नौकरियां सरकारी खत्म हो जाती हैं। जब सरकारी नौकरियां ST SC OBC की खत्म हो जाएंगी और प्राइवेट सेक्टर में उन्हें आरक्षण है नहीं, तो वो जाएंगे कहाँ? आखिर सड़क पर रहेंगे, इनके 5 किलो राशन का इंतजार करेंगे। हम इसीलिए 10 किलो राशन हमने क्यों कहा? हमने 10 किलो राशन इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने जनता को जमीन पे इतना मजबूर कर दिया है कि अब अगर उसे राशन ज्यादा नहीं दिया जाएगा तो वो काम धाम कर ही नहीं पाएगी। यानी खाने की चिंता उसे सता रही है। शिव जी जवाब दे दीजिए भाई, जो आजम खान ने आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, क्या आप धीरे धीरे SC ST OBC आरक्षण समाप्त करते जा रहे हैं और निजी जो सेक्टर है उसमें आरक्षण की व्यवस्था है नहीं? आपने जब इस मुद्दे को हवा दी तो जिससे जो हमारा नेतृत्व था, वह चाहे माननीय मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे पूजनीय संघ संचालक मोहन भागवत जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया, तो उसमें कोई भी अपनी तरफ से जोड़ने का उसमें कुछ रह नहीं जाता। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि जब तक आवश्यकता रहेगी तब तक आरक्षण को नहीं छोड़, आरक्षण जैसे का तैसा रहेगा। आप उसको हवा देने का काम करें तो देते रहिए, जनता सब जानती है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, संविधान खत्म किया, ना आरक्षण खत्म किया, ना चुनाव खत्म किया। आप तीनों का डर दिखाते हैं। आप मुद्दों पे बात करिए, आप मुद्दों पर बात करिए, जन कल्याणकारी नीतियों पर बात करिए, भारत कैसे वैभवशाली बने, विकसित कैसे बने, इस पर बात करिए। प्रदीप जी, भाई आरक्षण को लेकर के आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया कि संविधान बदल देंगे 400 पार के नारा के साथ, लेकिन अमित शाह ने तो साफ तौर पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला कि जीते जी ऐसा कतई नहीं होने वाला है। अगर हमें ऐसा करना होता तो 10 साल बहुमत की सरकार थी, NDA कर चुका होता। 10 साल बहुमत की सरकार में वो संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, मनमोहन वैद्य जी के बयान के बारे में बताया, मोहन भागवत के बयान के बारे में बताया। अब हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से और आपसे भी कहते हैं, जब योगी जी की साइट खोल लीजिए, योगी जी के साइट खोलिए, उनमें आरक्षण पर उनका लेख है, साफ साफ आरक्षण को उन्होंने तमाम अवैध और मर्यादित टिप्पणी उनके लेख में है, जो योगी जी की अपनी साइट पे है, किसी और की साइट पे नहीं है। तो इस पर भी बता दें, मानिए योगी जी की जो अपनी साइट है उस पर आरक्षण पर जो उनके बयान है, जो उनकी सोच है, वो परिलक्षित करती है कि इस देश से आरक्षण समाप्त होने की कोशिश हो रही है। इसलिए हो रही है कि आप बताइए, ये हम थोड़े कह रहे हैं, आप जिस अयोध्या पे आज चर्चा कर रहे हैं, आदरणीय लल्लू जी का बयान है, अरुण गोविल जी का बयान है कि आप हमें 400 से ज्यादा सीटें दीजिए क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान आप बदलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपको घृणा है देश के पिछड़ों से, इसके देश के दलित से, इस देश के अल्पसंख्यक से। इसके प्रमाण आपने कई बार दिए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी से जब शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो आपके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उसे गंगा जल से धुलवाने का काम करते हैं। जब आप इस तरह की घृणा है अगर आपको PDA को लेकर, तो हम कैसे ना माने कि आप आरक्षण के खिलाफ नहीं है, आपकी सोच आरक्षण के खिलाफ नहीं है। अगर ये बात आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं और जब हम लाल किताब दिखाते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं, तो आपने कई बार संविधान बदलने की बात की है, और अगर नहीं की है तो आप दावा करिए, आप लल्लू जी के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, आप आनंद हेगड़े के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप बताइए ना इन लोगों के खिलाफ, अरुण गोविल के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। ऐसे तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। अगर आप सही मायने में कहते हैं कि आप आरक्षण नहीं, आप देश का संविधान नहीं बदलने जा रहे हैं, अगर आपके मन में यह मंशा साफ और स्पष्ट है कि आप देश से आरक्षण समाप्त करने नहीं जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखा दीजिए। आप कर नहीं रहे हैं। तो अब महिला सुरक्षा पे अभी तमाम बातें कर रहे हैं।
प्रज्वल रवन्ना को गोद में बैठा के जर्मनी भेज दिया आपने। 2500 महिलाओं के रेप का आरोपी है, ये मास रेप का आरोपी है, और उसके खिलाफ मोदी जी कह रहे थे एक वोट मुझे पड़ेगा। ये बयान देश के प्रधानमंत्री का है। कर्नाटक में सरकार किसकी है प्रदीप जी? नहीं, हवाई अड्डा किसका है? वहाँ फोर्स किसकी बैठती है? वहां से जब जर्मनी जाएगा कोई आदमी तो वहां उत्तर प्रदेश, वहां उस प्रदेश की पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह का वाकया होता है तो वहाँ मौसी एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाता। हमें लगता है नहीं, निश्चित तौर पर गाड़ी पलट दी जाएगी। वहां से उत्तर प्रदेश में होता तो गाड़ी पलट दी जाती, लेकिन ब्रजभूषण सिंह जी की गिरफ्तारी नहीं होगी। उन पर पूरी की पूरी देश का गौरव बढ़ाने वाली महिलाएं जब उन पर आरोप लगाएंगी तो उन्हें पूरी तरीके से संरक्षित किया जाएगा। कुलदीप सेंगर को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक आदरणीय प्रियंका गांधी जाके वहां गिरफ्तार नहीं हो जाती। तब तक वो आपके सचिवालय में आप बैठ करके यहीं विधानसभा के अंदर उनकी तमाम बाइट चल रही होती है और आप उसे गिरफ्तार नहीं करते। और छोड़िए, आप किसानों को आतंकवादी कहते कहते आपका गुंडा गृह राज्य मंत्री टेनी महाराज, उसका लड़का किसानों के सीने पे गाड़ी चढ़ा देता है, और आज भी आप आपके बड़े बड़े नेता जाकर के उसको अपना नेता बताकर वोट मांग रहे हैं। तो आप किसके साथ खड़े हैं महोदय? आप बताइए तो। आप देश के किसानों के साथ आप खड़े, उन्हें आप आतंकवादी कहते हैं। बेटे के खिलाफ कार्रवाई तो हो गई ना? गुंडा गृह राज्य मंत्री पर 302 का मुकदमा है महोदय, गैंगस्टर का मुकदमा है, और उसका बयान था कि हैसियत में रहो, हम मंत्री बाद में टेनी महाराज हैं, ये बयान था। उसके बाद उनके कहने पर उस गुंडे गृह राज्य मंत्री के बेटे ने वहां पर सीधे गाड़ियां चढ़ाई हैं गुंडे गृह राज्य मंत्री के लिए। तो क्या प्रदीप जी मानते हैं कि ये सब मुद्दे जनता देख रही है? शिव सिंह से लेंगे जवाब, लेकिन पहले ये जवाब आप दे दीजिए। निश्चित तौर पर अगर इस देश की आवाम को लग रहा है कि आप इस देश से आरक्षण समाप्त कर रहे हैं तो देश की जनता जवाब देने जा रही है। आप अगर अभी खाद्यान्न, एक मिनट, आप अभी खाद्यान्न पर बात कर रहे हैं, खाद्यान्न की गारंटी योजना हमारी है महोदय। उसके तहत अगर आप राशन नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ FIR कराएंगे, आपका घेराव कराएंगे। और इसके बाद अगर हम कह रहे हैं 5 किलो राशन में उन साथियों का परिवार ठीक से नहीं चल रहा, 10 किलो राशन की बात कर रहे हैं, और जब हम खाद्यान्न की गारंटी एक लाइन, अगर हम खाद्यान्न की गारंटी की बात करते थे, राशन की दुकानों में हम मिट्टी तेल देते थे, हम साबुन देते थे, हम चीनी देते थे, सबका सब तो आपने गायब कर दिया। आज आपकी राशन की दुकान से केवल वो सड़ा अनाज जो खाया नहीं जा सकता है, इसके अलावा बताइए चीनी गायब, मिट्टी तेल गायब, साबुन गायब। कहाँ जाता है? ये आपके घोटालेबाज साथियों के जेबों में जा रहा है। ठीक है, निश्चित तौर पे जा रहा है। इसकी जवाब में देश की आवाम ने तय किया है कि निश्चित तौर पर आप चूंकि हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, इसलिए बैलेट के माध्यम से हम आपको जवाब ले लेते हैं शिव से। हालांकि प्रदीप जी ये जरूर है कि 5 किलो खाद्यान्न को लेकर के आप लोग बहुत सवाल उठाए, अब 10 किलो का वादा कर रहे हैं। शिव जी, आरोप काफी गंभीर है भाई। आप दिल्ली पे स्वाति मालीवाल का तो मुद्दा उठाते हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में क्यों चुप्पी? कोई चुप्पी नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह का जो मामला था, आप देखिए, पहले से तय था कि उनको टिकट नहीं देंगे। एक व्यक्ति को उसकी टिकट काटी है, बेटे को तो दे दिया ना, उनके लड़के बेटे को तो मिल ही गया। तो बेटे को तो ऐसे तो सोनिया गांधी का पुत्र राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे तो लालू प्रसाद यादव की बेटी भी चुनाव लड़ रही है, वो भी जमानत पे है। आप पूरे परिवार को विक्टिम थोड़े ना, ऐसा नहीं बनाया जा सकता। जो दोषी था उसके ऊपर कार्रवाई होती है, पूरे परिवार के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। जी आशीष जी, मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि परिवारवाद जो है, जिसका आरोप पीढ़ियों से इनकी जो है नेता लगाते रहे कांग्रेस के ऊपर, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनके यहाँ भी उतनी मजबूती सब शामिल है। जी शिव जी जवाब दीजिए भाई। राजनीतिक विश्लेषक ने भी अपना मत रख दिया है। देखिए, परिवार उसके पूरे परिवार के खिलाफ, ठीक है, पहले शिव से जवाब ले प्रदीप जी। बच्चों को आपने घुटने के बल टिका करके उससे माफी मंगवा रहे थे आप, ठीक है, ठीक है, घुटने के बल। पहले शिव से जवाब ले लेते हैं। दुबे के परिवार के खिलाफ, पूरे परिवार के खिलाफ आपने कार्रवाई की, और यहाँ पे आप दोहरा मापदंड थोड़ा चलेगा कि यहाँ पर आप ब्रजभूषण जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि आरोप वहां पर आरोप सिद्ध हो चुका है, ट्रायल चलने जा रहा है, तब भी आप मौन है। ठीक है, पहले शिव का जवाब। के पूरे परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे को घुटने के बल टिका कर आपने गिरफ्तार कराया। उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत ब्राह्मण है, इसलिए वो ब्राह्मण है, इसलिए आप विकास दुबे के परिवार को प्रताड़ित करेंगे। ठीक है,
उसमें जांच हुई है। विकास दुबे के परिवार को इसलिए प्रताड़ित करेंगे क्योंकि वो ब्राह्मण है, तौर पर उनका बचाव नहीं कर रही है। भूषण शरण सिंह जी चूंकि क्षत्रिय हैं, इसलिए आप उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है, आमिर साबरी साहब, भाई एक तरफ अगर आप बात करते हो महिला न्याय की और तमाम तरह की चीज़ों की जो आप दावा करते हो सियासी मंच से, तो आवश्यकता तो इस बात की है ना कि सबसे पहले हम खुद उसको अमल में लाएं। देखिए संजय भाई, अमल में लाने की बात तो ये है कि जहाँ जहाँ अपराध हुए वहाँ वहाँ कार्रवाई हुई। आप थोड़ा सा पहले चले आइए, 12 से 17 तक की सरकार को देख लीजिए उठा करके उत्तर प्रदेश की, कौन सा अपराध ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ? क्या उन अपराधों की भांति सब पार अपराध नहीं खत्म हो सकता? ये तो बिल्कुल तय है, किसी की सरकार आ जाए, लेकिन कम जरूर हो सकता है, और कम माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप वो आंकड़ा ले लीजिए और ये आंकड़े ले लीजिए 7-8 साल के, तो आपको 8 साल के अंदर और समाजवादी पार्टी के 5 साल के आंकड़ों में 10% अपराध रह गया है। संजय जी आप देखिए 2016 में तमाम एटीएम लुटे थे, आपको याद होगा, हजरतगंज से लेकर के तमाम एटीएम लूटे थे। अब एटीएम 8 साल सरकार में एक भी आंकड़ा बता दिए कहीं इस तरीके की लूट हुई हो? आंकड़ों पे जाएंगे तो भाई प्रदीप जी बहुत आंकड़ा रख देंगे। वो प्रदीप जी देखिए, आंकड़े सबके पास होते हैं, सब रख सकते हैं, स्वतंत्र है उसके लिए, मैं रोक नहीं रहा हूँ। लेकिन अपराध की जहां तक बात आ रही है तो देखिए जिस तरीके की अभी उन्होंने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि पूरा परिवार अपराधी नहीं हो जाता अगर कोई अपराध कर रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पिता अपराधी हैं लेकिन बच्चे इतने मतलब पढ़े लिखे हैं और समाज में काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा एक आदमी अगर कोई अपराधी है तो पूरा परिवार अपराधी हो जाए, ये तो मतलब कोई भी नहीं कह सकता, ना ये न्याय है। भाई उदाहरण भी सामने है ना, मुख्तार अंसारी के ही रिश्तेदार थे सईद अंसारी जो राष्ट्रपति पद तक गए। उसके बेटे को 8 साल के बेटे को घुटने के बल टिका गया इसी इंद्रलोक कॉलोनी कृष्णानगर में। आपने राइफल के बट पर सामने मारा उसको, 8 साल के बच्चे को। ठीक है, वो घुटने के बल टिका के इतना। ठीक है, वो सब बातें योगी जी की पिछले कार्यकाल में 2.5 महीने तक राजधानी बंधक बनी रही बावरिया डकैतों की। आशीष जी आपके कार्यकाल में 500 मीटर की दूरी पर AK-47 की गर्जना पहली बार राजधानी देखी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। ठीक है आशीष जी, में 150 राउंड गोलियां चली, जिसने पहली बार हुआ। वो सारे सरकारों में प्रदीप जी हम लोगों ने देखा है, कवरेज भी किया है। जेल के अंदर अपना बर्थडे बनाते हुए वीडियो वायरल करते हैं। इस बार की योगी जी के कार्यकाल में कार्रवाई भी तुरंत हो जाती है। चलिए नहीं, कहीं नहीं कार्रवाई होती, कहीं नहीं कार्रवाई होती, बिल्कुल जेल वाले कांड में तो कार्रवाई हुई थी ना, जेल वाले कार्रवाई नहीं। और दूसरी बात, आज पहली बार कचहरियों के अंदर हत्या, एक अपराधी दूसरे अपराधियों की हत्या कर रहे हैं, कचहरी और कोर्ट रूम के अंदर हत्या हो रही, कचहरी के अंदर वकीलों को गोली मारी जा रही, कचहरी के अंदर बम ब्लास्ट हो रहा, ये आपके कार्यकाल में हो रहा है। ये इन सवालों का जवाब कौन देगा? ये बात जरूर है ब्रजभूषण शरण जी के परिवार के बारे में आपके अलग राय है और विकास दुबे के परिवार के बारे में आपके अलग राय है। ठीक है, ठीक है, दोनों से जवाब लेंगे, पहले चलते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण है। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, परिवार के बेटे को घुटने का बल दिखा देंगे। प्रदीप जी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। आशीष जी, जिस तरह से अपराध और अपराधियों को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है, हालांकि ये बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था का। कई लोगों को हमने सुना था, महिलाओं को भी, कि योगी आदित्यनाथ के जो सरकार है उसमें वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं और महिला सुरक्षा को उन लोगों ने तवज्जो दिया है। आज जिस तरह से हमारे संवाददाता अलग अलग बात कर रहे थे, इसमें दो राय नहीं है कि अपराधियों की मानसिकता नहीं बदली जा सकती है, लेकिन अपराधियों में दहशत तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है ना इस सरकार में। संजय जी, दो तरह की चीजें, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देकर के अपनी बात समझाऊंगा कि कुछ समय पहले मैं एक व्यक्ति के साथ बैठा हुआ था, वो रेलवे एम्प्लॉई हैं, और उस समय उनसे जो है, और उनके एक मित्र और भी बैठे हुए थे, चूंकि रेलवे कॉलोनी में ही हम लोग थे जी, और ये बात मैं आपको गुड़गांव की बता रहा हूँ। तो वहां पर उस समय एक बड़े नेशनल न्यूज चैनल पर ये खबर चल रही थी कि मोदी जी ने जो है रेलवे की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया, और देखिए हर डिब्बे में अब आपको अग्निशमन यंत्र रखा जाएगा, और उसकी बाकायदा फोटोग्राफी वगैरह सब चल रही थी जी। तो वो दोनों बोल रहे थे कि हाँ देखिए कितना बड़ा जो है कदम उठ गया। तो मैंने पूछा कि आप लोग का काम क्या है? तो उन्होंने बताया कि उनका काम यही है। बिल्कुल चौंक गए, उन्होंने कहा कि हम लोग तो यही काम कई वर्षों से करते चले आ रहे, इसमें नया क्या हुआ है? तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जोर से लोगों के दिमाग को पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया जाता है, जिससे कि आज के तारीख में बड़े पैमाने पर सरोगेसी एडवर्टीजमेंट का नाम दिया गया है। सरकार के इन्हीं दावों पर अगर आप बात करिए
तो बहुत स्पष्ट तौर पर जो है आप एक आंकड़ा उठा करके देखिए, एनसीबी नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसकी रिपोर्ट्स में लगातार यूपी और महाराष्ट्र नंबर 1 और नंबर 2 पर बने हुए हैं और दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है। तो आंकड़ों में कौन सी गिरावट आई है? बयान लोगों के मुंह से कहलवा देना। आज जब मैं गोमती नगर में जो है जयपुरिया सेंटर पर था, वोटिंग करने गया, तो वहां पर कई लोगों से बात कर रहा था, तो एक मीडिया हाउस अपनी गाड़ी से लोग उतरते हैं, उसमें से 4-6 और लोग उतरते हैं और वो उतर करके उन्हीं से बयानबाजी भी लेना शुरू कर देते हैं। वो उनसे मतलब अगर जो बगल में पब्लिक पड़ी है उनसे बात नहीं कर रहे हैं। बनारस में हुए कांड को हम लोग भूले नहीं है, हमीरपुर में हुए कांड को हम लोग भूले नहीं है, हाथरस के कांड को हम भूले नहीं है। कहां पर महिलाएं किस तरह से सुरक्षित कर दी गई हैं और किस घर की महिलाएं शाम को 7-8 बजे के आसपास जो है, चूंकि अभी गर्मियों का दिन है, थोड़े जो है दिन लंबे हो रहे हैं, कहां पर महिलाएं बड़ी आसानी से बाहर निकल जाती है। और कौन इतना जो है शक्तिशाली जो है मजबूत कलेजे का आदमी होगा कि वो कह देगा रात को 10 बजे अपनी बेटी को 16 साल की कि आप अकेले जाओ, थोड़ा टहल करके जो है। लेकिन आशीष जी ये तो हकीकत है ना कि पिछले सरकारों में भी ये सब देखने को मिलता था। ज़्यादातर चेन छीनने की वारदात या इस तरह की घटनाएं जो है अक्सर राजधानी लखनऊ में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब वो मामले सामने आ तो नहीं रहे हैं, कम से कम नहीं, मामले अभी भी कमोबेश बने हुए हैं। पर सवाल ये है कि अब उनकी आप रिपोर्टिंग करने के लिए कितना आजाद हैं, कितना उस तरह की खबरों को ला सकते हैं। बलिया में उस पत्रकार की दशा को आप कभी भी नहीं भूलेंगे, जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने ये चैनल पर चला दिया कि वहां पर जो है मिड डे मील में नमक और नून और जो है रोटी दी गई थी पानी के साथ खाने के लिए। उस पत्रकार के, आपके बिरादरी की बात है कि जेल में ही मृत्यु हो गई और उसका गुनाह क्या था अंत तक साबित नहीं हुआ। ज्यादातर जो बड़े पत्रकार थे आज की तारीख में वो जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उससे उनको बाहर कर दिया गया है, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे वो संजय जी हो, चाहे वो जो है पुण्य प्रसून वाजपेयी हो। एक क्या इसके पहले किसी सरकार में ऐसा हुआ था कि इतने सारे लोगों को फोर्स्ड तरीके से जो है मीडिया से बाहर किया गया, जबकि वो जो है सरकार के खिलाफ इतनी जो है न्यूज चलाए थे? क्या किसी पत्रकार में इतना दम है कि वो जो है कहीं पर भी कोई जो है सच्चाई सरकार के खिलाफ दिखाने की हिम्मत रखते हैं? आशीष जी, जिन लोगों का नाम लिया उनमें मैं देखता हूँ कि सिर्फ आलोचना ही देखने को मिलता है। सरकार के जो बेहतर काम है उसको बेहतरी के तौर पर भी दिखाना चाहिए, इसीलिए मीडिया कर्मियों को हर समय समालोचक होना चाहिए, न केवल आलोचक। आजम खान साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर शिव के पास चलेंगे। मैं वही कह रहा था, एनसीआरबी का डाटा ये कह रहा है कि अपराध कम नहीं हुआ। अपराध आएगा कहाँ से? जब अभी बरेली की एक घटना थी, जब एक व्यक्ति ने थाने के सामने आत्महत्या करने की कोशिश करी कि उसका एफआईआर पुलिस नहीं लिख रही है। पुलिस इस टाइम एफआईआर ही नहीं लिख रही है। जब आप एफआईआर नहीं लिखोगे तो दर्ज कहाँ से होगा? जब एफआईआर न लिख के आप आंकड़े कम करने की कोशिश कर रहे हो, उसके बावजूद आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। दूसरे, एक नौजवान कन्नौज का आपने मामला सुना होगा, ब्रिजेश पाल ने जो अपनी डिग्रियां इसलिए जलाई और आत्महत्या करी कि उसे नौकरी नहीं मिले। कितनी दुखद बात है। साहब, अगर आजम साहब इसकी बात की जाए तो कितने फीसद ऐसे लोग हैं भाई? अच्छी संख्या सर। हम लोग अगर समाजवादी सरकार की बातों का जिक्र करने लगे तो इस तरह की बातें तो निकलती जाएंगी। 2014 से 2024 के बीच लाखों किसानों ने आत्महत्या की। 400 दंगे हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल में, 100 बड़े दंगे थे। दंगे आपके हिसाब से हुए थे ना? दंगे आप जब दंगों का नोटिंग ही नहीं करोगे। सुनिए, अस्थाना गांव पूरा जला दिया गया था आपकी सरकार में। आपकी सरकार में अमृतपुर में मुसलमानों को झोपड़ी मार दी गई। जब दंगों की नोटिंग ही नहीं करोगे तो दंगे कहां से आएंगे? हमीरपुर देखिए, जब आप राजनीतिक तौर पर अच्छी लगेगी, लेकिन अपराध की बात करिएगा तो यकीनन समाजवादी पार्टी की सरकार से अब बहुत कमी आई है। 10% रह गए सरकारी 90% अपराध। गृह मंत्रालय की बात करिए, गृह मंत्रालय एक एक करके गृह मंत्रालय के आंकड़े कह रहे हैं कि अपराध बढ़े हैं।
और खाली यहाँ के इनकी सरकार कह रही है अपराध घटे हैं। अभी आशीष जी ने खुद बताया कि एनसीआरबी के डाटा क्या कह रहे हैं, किसको मानेंगे आप? एनसीआरबी को मानेंगे कि आप जो लफाजी करेंगे? हम लोग तो मानक एनसीआरबी को ही मानते हैं। शिव जी, शिव से जवाब ले लेते हैं ना। शिव जी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो है उसके आंकड़ों को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, आंकड़ों का क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं। अभी आप ये कन्नौज का जिक्र कर रहे थे जी। इटावा मैनपुरी का जो ये एरिया है जिसमें समाजवादी पार्टी का अपनी एक हनक रहती है, वहां के व्यापारियों को किस तरह से धमका के और लूटा जाता था। आप रेहड़ी पटरी वाले जो रेहड़ी पटरी लगा पे अपना धंधा व्यापार करते हैं, उनसे किस तरह से छीना, जब मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं, जी जी, किस तरह से गरीब व्यक्ति को सताते थे। और ये जो बात कर रहे ना कि अभी इन्होंने बात की, वो आत्महत्या प्रयास किया। अरे कन्नौज में एक बूथ पर वो भाजपा का कार्यकर्ता लड़ जाता है तो उसकी हत्या कर देते हैं। और वो हत्या का कांड जो है कितना बड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय रहा, उसका जिक्र ये नहीं करेंगे। और वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही घटित किया गया, उस पर ये बात नहीं करेंगे। बात दंगों की बात बहुत बड़ी बात होगी। मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूं कि इनके सामने मुंह खोलने की स्थिति नहीं थी। जहां तक ये एफआईआर की बात कर रहे हैं कि एफआईआर नहीं लिखी जाती, आप जाइए, मित्र जो है, आज पुलिस के पास कोई भी व्यक्ति पहुंचता है तो उसकी एफआईआर लिखी जाती है, तुरंत कार्रवाई होती है सीएम पोर्टल पे या ऑनलाइन, या वह थाने में जाके किसी तरह से जाएगा, उसकी सुनवाई की जाती है। आपने 100 नंबर पुलिस तो तैयार कर दी, 100 नंबर कॉल करिए, पुलिस आ जाएगी। और आप भाषण में वही पुलिस को ए पुलिस करके कार्यकर्ताओं को संबल प्रदान करने का काम करते हैं। आप कार्यकर्ताओं को बताते हैं कि पुलिस की हैसियत क्या है, तो आपका जो कार्यकर्ता है वह आम जनता को उसी तरह से लूटता खसोटता था। और लोगों की बात छोड़ दीजिए, मैं इनके कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं। प्रदीप जी, भाई आप तो चूंकि वकालत से भी जुड़े हैं और प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आप लोगों को अक्सर माने इस तरह के आपराधिक वारदातों से वाकया आप लोगों को रूबरू होना पड़ता होगा। ये जो डायल 112 है या इस तरह की जो सेवाएं हैं, क्या वाकई जनता तक एक बेहतर पहचान बना पाई है? नहीं, निश्चित तौर पर पहचान बना पाई। नंबर 1 बार, नंबर 2 बात, अगर एनसीआरबी के आंकड़े पे चर्चा हो रही थी, एनसीआरबी के आंकड़े ही बताते हैं कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इस पर बात करनी होनी चाहिए। आप आंकड़े बताने की बात करेंगे और आप आंकड़े बताने की बात करेंगे तो ये वही प्रदेश है जहां पर विधानसभा के अंदर एक पाउडर बरामद हुआ था, जिसमें सदन के मुखिया ने सदन को बताया था ये इतना पाउडर था जिससे पूरी विधानसभा ब्लास्ट हो जाती। आज तक वो विवेचना कहां तक पहुंची और कितने आरोपी पकड़े गए, सदन के मुखिया ने प्रदेश को कभी नहीं बताया। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? अपराध जांच तो हुई थी उस मामले में, हमने खुद रिपोर्टिंग की थी। हाँ, बताइए, बता दीजिए। विस्फोटक नहीं निकला था। सदन के मुखिया ने बताया विधानसभा ब्लास्ट कर जाती। ये सदन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान है और सदन में आधिकारिक बयान है, रिकॉर्डेड है। उस पर ये कह रहे हैं और आज तक कोई आरोपी, हम कहते हैं कोई भी अवैध चीज अगर वहां तक आई थी तो उसमें आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए था, नहीं गिरफ्तार होना चाहिए था। विवेचना अपनी चार्जशीटेड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उस पर क्या चार्जशीटेड हुआ, कौन से अपराधी पकड़ गए, बता दें भारतीय जनता पार्टी पर। हम पूछना चाहते हैं और आपके ही कार्यकाल में विधानसभा के सामने, मुख्यमंत्री आवास के सामने लोग आत्महत्या कर रहे थे, उसके बावजूद इसलिए कर रहे थे कि उनके घर कब्जे हो गए, और कब्जे और एफआईआर नहीं लिखी गई। आपके कार्यकाल में जो महिला नेत्री जो नामांकन करने जाती है उसकी साड़ी खींच ली जाती है। आपके कार्यकाल में जो अपराधियों का एक वर्गीकरण हो गया है कि कौन अपराधी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं तो वो अपराधी नहीं माने जाएंगे। लेकिन एक सवाल ले लीजिए, ब्रजेश सिंह, वो इतिहास तो जाएंगे, ठीक है, एक सवाल ले लीजिए, वक्त वो नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो वो अपराधी नहीं है। प्रदीप, मैं ये कह रहा हूं कि आज हमारे संवाददाताओं ने जब लोगों से बात की, यंगस्टर जो पहली बार मतदान करने आए थे, महिलाएं, उनसे बात की, उनके भीतर से एक डर तो कम हुआ है, क्योंकि किसी ने ये नहीं बोला कि एनसीआरबी के आंकड़े में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। सबका यही कहना था कि योगी आदित्यनाथ के राज में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं।
तो ये अवधारणा कैसे बन रही है अगर अपराध इतना ज्यादा है? नौजवान से अगर आपने बात की होगी तो उसने बताया होगा कि इस देश में, इस प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़े में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इस उन नौजवानों ने पूछा होगा कि देश के बेरोजगारी महंगाई पे मैं निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा है चुनाव का, ये बड़ा मुद्दा है चुनाव का। आप देश के प्रधानमंत्री ने 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था और 12 करोड़ लोगों से रोजगार छीन लिया। ये सवाल और आप यही रिजर्वेशन पे आ जाइए। रिजर्वेशन पर सारी शैक्षणिक संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट बेस से इसलिए लोगों को जॉब क्रिएट की जा रही है क्योंकि वहां पे आरक्षण, ऐसे मामले में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है और इस माध्यम से पूरी राजनीतिक तरीके से आरक्षण समाप्त किया जा रहा है और देश इसके खिलाफ लामबंद हो गया और देश ने बिल्कुल घोषित तरीके से समाप्त होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन शिव, मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगा। सवालों के साथ क्योंकि सरकार जवाब दे रही है, देश बैलेट के माध्यम से जवाब देने जा रहा है। आपकी बात आ गई। शिव जी, लोगों से जब मैंने बात की तो ठीक है, महिलाओं में तो ये लगा कि सुरक्षा का माहौल बना है, हालांकि एनसीआरबी का आंकड़ा जो है वो अपनी जगह है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के जनता ने निश्चित तौर पर यह कहा है, एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा मानता है और उसके आधार पर ही उन्होंने मतदान किया है। देखिए, बेरोजगारी का जहां तक प्रश्न है संजय जी, तो मैं इस पे इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने मान लीजिए सभा के भी प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये बताएंगे कि जो एक मानक रहता था, आप जब परीक्षाएं होती थी और उन परीक्षाओं में किस तरह से नकल माफिया सक्रिय होकर और उनको डिग्री प्रदान करने का काम करते थे कि किसी तरह से उनको डिग्रियां मिल जाए, वह आके और वह बेरोजगार की श्रेणी में आ जाते थे। मैं उसी पर दूसरी बात ये कहता हूं कि आज स्टार्टअप से, स्किल इंडिया से, मुद्रा लोन से आज कितने जॉब क्रिएटर तैयार हो गए, जॉब दे रहे हैं। आप अगर उसको नौकरी का ही उसको आधार मानेंगे कि अगर रोजगार सिर्फ नौकरी है तो वास्तव में संकट है, तो वास्तव में संकट है। लेकिन आप देखेंगे कितने युवा आज नौकरियां बांटने का काम कर रहे हैं, आप उसकी भी चर्चा करिए। जाहिर सी बात है, वक्त कम है, अब 30 सेकंड में मैं अंतिम कमेंट चाहूंगा। आशीष जी, 5वें चरण के बाद क्या अनुमान? 30 सेकंड का वक्त है क्योंकि वक्त हमें अब कम इजाजत दे रहा है। अंदर से ये अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूं कि अगर चंडीगढ़ मॉडल नहीं अपनाया गया तो 5वें चरण के बाद अगर हम ये कहें तो निस्संदेह ये सरकार बदलने जा रही है, क्योंकि युवा खासतौर से जो है इनके काफी अगेंस्ट में। शिव जी, 30 सेकंड में अपनी दावेदारी। देखिए, पूरे देश की जनता जानती है, मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मतदाता निकल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रहा है। आप निश्चित रूप से मानिए, हम पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था 400 पार के नारे से ये सारे विपक्षी दल दब चुके हैं। ठीक है, आजम साहब, समाजवादी पार्टी की क्या दावेदारी 5वें चरण के मतदान के बाद? समाजवादी पार्टी और खासतौर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो पीडीए अवधारणा है वो 90%, ये चुनाव 90 बनाम 10 हो रहा है तो 90% की जीत होने जा रही है। पीडीए एनडीए को हराने जा रहा है। पीडीए का फार्मूला हिट हो गया है। साबरी साहब, देखिए, कहीं कोई इसमें बट नहीं है कि एनडीए फुल मेजॉरिटी में आ रहा है, सरकार बना रहा है। जो आंकड़े पिछली बार थे उसमें 19-20 तो हो सकता है, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये विपक्ष यूं ही 3 जून तक जीतता रहेगा, लेकिन 4 जून को एनडीए की सरकार बन जाएगी। ठीक है, प्रदीप जी, आज तक इंडिया गठबंधन सरकार बना चुका है। इसके बाद के जो चरण हैं वो हमको बोनस के रूप में मिलने जा रहा है। इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, इस मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। ये लाख भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस देश इसी मुद्दों पे डटा हुआ है। चलिए, ये तो आंकड़ा था, लेकिन जाहिर सी बात है, सारे मेहमानों को मैं एक बात और बता दूं कि देश में एक नया इतिहास रचा है। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि ललितपुर का एक बूथ संख्या 357 है जहाँ 100% मतदान हुआ है। आज़ादी के बाद से ऐसा नहीं हुआ था। और एक आदमी जो बेंगलुरु में था मतदाता, उसको 18,000 का टिकट दे करके
बेंगलुरु से बुलाया गया और 100% मतदान हुआ, एक नया इतिहास रचा है। तो जाहिर सी बात है, मतदाताओं से हम चाहेंगे, अलग अलग जो बड़े नेता अपील कर रहे हैं या प्राइम टीवी जो अपील कर रहा है, अपने घरों से ज़रूर निकलें और इसी तरह का मतदान प्रतिशत दिखाएं, जिससे सरकार बेहतर बन सके। इस चर्चा में शामिल होने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है, चूँकि 5वें चरण का सियासी मंच है और समाप्त हो चुका है मतदान, अब 6ठे और 7वें चरण का जंग बाकी है। कुल मिलाकर के 428 सीटों पर मतदान हो चुका है। अलग अलग जनता के अपने मुद्दे हैं, कोई बेरोजगारी के पर, कोई महंगाई को लेकर के मतदान कर रहा है, तो कुछ लोग राम मंदिर से भी प्रभावित नज़र आ रहे हैं। सियासी दलों की दावेदारी में कितना दम है और जनता जनार्दन ने किसका साथ दिया है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।